नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है, जिसका चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह से थम चुका है। तमाम दिग्गज नेता चौथे चरण को लेकर जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम पार्टियों के चुनाव प्रचार में सबसे शानदार जो फतेह किया है वो आखिर किस पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा कामयाबी जो की है आखिर किस पार्टी ने की है। 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पे। सवाल ये भी है कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 10 मार्च के बाद गठबंधन होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यूपी के चुनाव में एक नई बहस छिड़ जाएगी, जिस पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मेघा मेरे साथ मौजूद है। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल 20 फरवरी है। पंजाब के साथ साथ यूपी के तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। दोनों जगहों पे जो है चुनाव प्रचार थम चुका है। इधर सीएम चन्नी को लेकर खूब बवाल मचा, बिहार यूपी वाले बयान को लेकर। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है, अगर तमाम पार्टियों को देखा जाए तो इन पिछले 15 दिनों में मेघा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी जान झोंक दी पंजाब के चुनाव के लिए। लेकिन तमाम पार्टियां जो है यूपी चुनाव में लगे हुए थे। तो अगर मैं यहीं से शुरुआत करूं सवाल का सिलसिला, तो आपके मद्देनजर सबसे ज्यादा पार्टी जो तमाम पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा ताकत किसने झोंकी और प्रचार के रेस में, चाहे वो डोर टू डोर हो या कैंपेन हो या रैलियां हो, सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी की है आपके मद्देनजर? जैसे कि आपने कहा कि चुनाव के प्रचार अब तो थम गए हैं, लेकिन यूपी चुनाव को लेकर पिछले साल से ही लोग प्रचार में लग गए थे। जितनी पार्टियां थी उन्होंने लगभग, मुझे तो लगता है कि एक साल पहले से वो इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए थे और तब से वो प्रचार कर रहे हैं। और अब जाके वो प्रचार जो है वो जोरों शोरों से उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें जो लगता है सबसे ज्यादा पार्टी जो सबसे ज्यादा प्रचार की है जिस पार्टी ने, उसमें से मुझे 2 पार्टी लगती है, एक तो कांग्रेस की और एक अखिलेश यादव की पार्टी। तो अखिलेश यादव भी काफी अभी प्रचार को लेकर न्यूज में रहे हैं, अपने बयानबाजी को लेकर न्यूज में रहे हैं। वहीं साथ ही सोनिया गांधी भी काफी न्यूज में रही है अभी अपने प्रचार को लेकर। हर जगह वो कैंपेन करती नजर आई, फ्रंट फुट पे वो हर जगह कांग्रेस को लीड करती हुई नजर आई है। और वहीं बात करो बीजेपी की, तो बीजेपी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई है पंजाब को लेकर और वहां उनकी मतलब उतना दिख नहीं रहा है उनका कि यूपी जो चुनाव है, लगता है कि उन्होंने अपना पहले बैक फुट पे बोल रह गई है कि हाँ चलो यहाँ पे देखा जाएगा। वैसे उनका कोई जोर शोर से वो दम लगा देने वाला नहीं होता है कि यहाँ पे अब यूपी चुनाव है तो मैं पूरा यहाँ पे अपना फोकस यहीं पे डालूंगा। उनका फोकस कहीं ना कहीं बट गया है 2 चीजों में। तो उनका इस प्रचार में, इस चुनाव में मेरा थोड़ा प्रचार कम लगा है मेरे अकॉर्डिंग। और जो कांग्रेस का सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो मुझे कांग्रेस पार्टी की ही इसमें प्रचार ज्यादा लगी है। सोनिया गांधी की जो बेटी है वो पूरी तरह से इस यूपी चुनाव में अपने आप को झोंक दिया है। और इस चुनाव, हालांकि अभी खत्म हो चुका है ये चुनाव प्रचार क्योंकि कल चुनाव है, तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जनता की नजरों में ज्यादातर जो है वो प्रियंका गांधी ही दिखी होंगी। बिल्कुल। लेकिन मेघा, अब जो मेरा सवाल है, ठीक है, आपने तो ये बाखूबी बताया है। अगर जनता के मद्देनजर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के अवामों के मद्देनजर अगर बात करें, तो इस वक्त जो है एक जाति को ज्यादा टारगेट किया, चाहे वो तमाम पार्टी के नेता हों। ज्यादातर बीजेपी ने जो है, उनके मंत्री नेता ने ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा जो है वो कोड किया। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीए का जब प्रदर्शन चल रहा था उसके खिलाफ जिन पर कार्रवाई की गई, जो बुलडोजर चलाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई, उनको कहा मुआवजा जो है दें फिर से। मेरा सवाल ये है, एक जाति को टारगेट करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इससे वाकई में नेताओं को बहुत ज्यादा फायदा होता है, या वाकई में किसी मुसलमानों, एक जो जाति है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है? ऐसा करके क्या फायदा मिलता है नेताओं को, मेघा? जहां तक बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी हमेशा से ऐसी करती आई है, ना कि ये यूपी की बात नहीं है। जहां भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो देश में चुनाव हो या फिर कोई राज्य में चुनाव हो, वहां पे वो हमेशा इसी मुद्दे पे उन्होंने खेला है कि जैसे कि पता है कि भारत देश में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है और माइनॉरिटी में है मुस्लिम, तो वो हमेशा चाहती हैं कि मुस्लिम के खिलाफ बोल के हिंदुओं के वोट निकाल लूं। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस ग्रुप को ज्यादा टारगेट करती है, अपने आप को एक हिंदू पार्टी और हिंदू राज्य के तौर पे स्थापित करने के लिए वो एक ऐसा करती हैं। हमेशा देखा गया है कि वो इस जो माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन पे वो ज्यादा टारगेट करती है। और एक और बात है कि यूपी में ज्यादा ये एक राम की भूमि है और यहाँ पे जो सालों से विवाद चलता आ रहा था मंदिर और मस्जिद का, जिसमें मंदिर को कोर्ट ने भी दे दिया इजाजत बनाने का, तो इसलिए भी वो ज्यादातर इस बात को बार बार निकालते हैं ताकि जो उनकी हिंदू वोट है, जो कि जो मेजोरिटी में है,
वो उनके साथ आ जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो मुस्लिम को जो है वो ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है। लेकिन एक सवाल, हालांकि जो मुद्दा कुछ और है, मैं लेकिन बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ मेघा आपसे कि मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखिए 75 यूपी में 75 के आसपास जिले हैं, उसमें से मैं 50 जिलों में मैं गया हूँ। मैं तमाम अम्मा से, बूढ़ियों से, चाचियों से, बुजुर्गों से मैं सबसे मशवरा लिया, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि कुछ भी हो जाए, हर जगह एक जो जाति का जीन है ना मेघा, जो जहर है, वो लोगों के बीच में था ही। कोई यादव है तो यादव, कोई जाट है तो जाट, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, कोई दलित है तो दलित। ये जो जहर है, ये उससे उभर क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? लोग मुद्दों को नहीं देख पा रहे हैं, अभी भी उसी में वो एक तरह से कहीं जाल में फंसे हुए हैं। ये कैसे उससे आजाद हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जो भारत में जो जाति प्रथा लेकर एग्जैक्टली, और जो एग्जैक्टली। कास्ट सिस्टम है, जो रिलीजन के बीच में डिफरेंसेस है, वो आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है और आगे भी अभी मुझे लगता है ये चलेगी, ये धीरे धीरे जाएगी, खत्म होगी। आप चाहोगे अचानक से खत्म हो जाए तो नहीं होगी। वो जो हमारे आने वाले जनरेशन है उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें इन सब चीजों को खत्म करना होगा। जो हमारे पुराने पूर्वज थे, जो जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग इन चीजों को देखते आए हैं, सीखते आए हैं, इसलिए उनके ये जो होता है ना जहन में यही चीज बैठ गई है कि हाँ, अब ये जाति, हमें अपने जात को सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही राजनेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जात का नाम लो तो वो वोट आएंगे जो अपने जात वाले आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है और बहुत, ये कह ले तो एक डीप रूटेड चीज है। ये जल्दी इसे जड़ से नहीं निकाल फेंका जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका सोल्यूशन पूछेंगे तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन होगा यही कि आप एजुकेशन, जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा स्कूलों में भी आप या फिर कहीं भी अपने घर में भी आपके जो माँ बाप हैं, आपको ये जो शिक्षा देनी बहुत जरूरी है कि हमें जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर काम के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो एजुकेशन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेघा, इसमें मैं तो 100% आपसे एग्री करता हूँ और इस मुद्दे को लेकर किसी अगले बहस में जो है आपसे हिजाब पे भी बात करूंगा। बाखूबी मुझे लगता है आप दर्शकों को समझा पाएंगे। लेकिन एक एजुकेशन का आपने मैटर किया है, लेकिन नेता चाहते नहीं है कि लोगों को मिले। अगर चाहते तो वाकई में आज जो है जमीन पर दिखता काम कर। मेघा, एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं और जहां से शुरुआत की थी वहीं से एंड करते हैं। अखिलेश यादव को आपने देखा होगा मेघा, और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कांग्रेस पे हमला नहीं किया है। अगर किया भी है तो ना के बराबर, लोग नहीं पकड़ पा रहे। ठीक वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या उनके तमाम नेता, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर भी जो है वो कहीं ना कहीं निशाना नहीं साधा, ना सवाल खड़े किए। क्या समझा जाए कि दोनों के बीच में पूरी तरह से गठबंधन है या फिर आने वाले वक्त में कुछ तस्वीरें बदलने वाली, इसी वजह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे? मेघा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अगर हमारी जो बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, तो अगर सरकार बनाने के लिए किसी का गठबंधन की जरूरत पड़े किसी की, तो एक पार्टी होनी चाहिए उनके सपोर्ट में। और मुझे लगता है इसी वजह से वो टारगेट नहीं कर रही हैं अखिलेश यादव की सरकार को, पार्टी को। और इस वजह से कि अगर फ्यूचर में चलकर उनके कुछ सीट्स कम हुए तो वो जाकर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिल जाए, गठबंधन कर ले और सरकार बना ले, क्योंकि उन्हें अभी भी डर है कि बीजेपी कहीं भी बहुमत या कुछ चीजों से जीत सकती है और उनके कुछ सीट रह जाएं अगर सरकार बनाने से। तो इस सब चीजों को सोचते हुए अभी इतना डायरेक्ट वॉर नहीं दोनों के बीच में देखा गया है। और मुझे लगता है कि ये सब डिसाइड तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी क्या गठबंधन बना रही है। लेकिन अभी खुलकर किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जैसा इन लोगों के प्रचार में देखा गया है, उससे देखिए ये समझा जा सकता है कि आगे चलकर मे भी अगर वोट कम पड़े तो। अगर मेरा एक छोटा सा सवालों का और भी जवाब ले लो, क्या आपको लगा तीसरे चरण में मुद्दों पे कम और जुमलों पे जो है ज्यादा बहसबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे? आप क्या इस चीज को नोट की? जी, मैंने नोट किया और खास करके ये भाजपा की तरफ से हुआ है। मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत कम मुद्दों पे बात किया और जो मुद्दे माफ कीजिएगा, जो मुद्दे प्रियंका गांधी उठा रही है, बस उन्हीं को बोल रहे हैं कि हाँ हम भी ये करेंगे। अगर प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम स्कूटी देंगे तो भाजपा बोल रहे हैं हाँ हम भी देंगे। तो ये बस कॉपी कर रहे हैं, इनका खुद का अपना कुछ लेकर नहीं आया है नया कि हाँ हम आपके लिए ये चीज करना चाह रही है, ये चीज करना चाह रहे। बस ऊपर ऊपर कि हाँ इनके परिवार में क्या चल रहा है, ये जात में क्या चल रहा है, मुसलमानों के साथ क्या चल रहा है, बस यही कर रहे हैं। मेन मुद्दों पे इन्होंने बात की ही नहीं है अभी तक। ये एक बड़ी बात है। यानी मोटा मोटी ये समझा जाए कि नेताओं ने अपना खेल पूरी तरह से खेल रहे हैं, लेकिन अब जनता को अपना खेल खेलने की जरूरत है और जनता 10 मार्च को बता देगी कि वाकई में उनके भले के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठाने वाला कौन सी पार्टी है
और उन्हीं की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपी9 न्यूज। नमस्कार।